मॉर्निंग बच्चों, आइए आपके कोर्स की एक पोयम डिस्कस करते हैं आज। और पोयम का एंड टाइटल है आपका अ लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन। जॉन डन की ये पोयम है। और सॉरी, जॉन डन के बारे में यदि हम बात करें तो जॉन डन का जो है जन्म 1572 में हुआ और 1631 में जॉन डन की मृत्यु हो गई। राइट। ये जो आपका पीरियड है ये 17th सेंचुरी पीरियड है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट, नॉट ओनली मेटाफिजिकल पोइट but also the founding father of metaphysical poetry। मेटाफिजिकल पोइट्री का एक बहुत ही लीडिंग लीडर माना गया। लेटर ऑन इस मूवमेंट को आगे बहुत सारे इसके फॉलोअर्स ने बढ़ाया। अब एक बात तो ये है कि आपके लेवल के 12th लेवल स्कूल लेवल पे पढ़ने पढ़ाने में हम बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हैं। पोइट से रिलेटेड, पोयम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बट एज फार एज पॉसिबल आपको हम क्रेमिंग वे में एज रिक्वायर्ड फॉर ए स्टैंडर्ड और इसी तरह से हम आगे पीछे आपसे बात करते हैं। पोयम देखिए, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। आपका जो नाम है पोयम का, ऐसा लगता है अ लेक्चर अपॉन द शैडो। जब पढ़ेंगे तो आपके पीछे क्वेश्चन भी दिया है एक कि शायद पोयम का नाम ये हो अ लेक्चर अपॉन लव। ये ज्यादा बेटर। लेकिन चूंकि क्या है, आपका मेटाफोरिक तरीके से, पर्सोनिफिकेशन तरीके से बात की। ये जो पोयम है बच्चों, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, इस पोयम के लिखे जाने के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लिटरेरी, पर ये कहा गया कि 1611 के लगभग ये लिखी गई होगी। और जस्ट बाद में आगे जाके पोयम्स कलेक्शन ऑफ डन, डन की पोयम्स का सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, उसमें ये 1633 में ये पब्लिश हुई। अब आप देखो, एक क्वेश्चन तो आपके पास आया होगा क्या कि यहाँ इसका पब्लिकेशन आ रहा है 1633 और पोइट की डेथ हो रही है 1631। दैट मीन्स यदि कवि की मृत्यु के बाद कोई भी उसका क्रिएशन, उसकी लेखनी यदि प्रकाशित होती है तो क्या कहलाती है? पोस्टमस। पोस्टमस, इसलिए इसको क्या कहा? पोस्टमसली पब्लिश्ड इन 1633। ओके। ये पोयम क्या है? यदि स्ट्रक्चरल हम बात करते हैं दो तरीके से, तो बच्चों ये क्या है? लिरिकल कंपोजिशन है। क्या ये पोयम? लिरिकल कंपोजिशन है। ठीक है। क्या है ये लिरिकल कंपोजिशन? का मतलब है ये आपका एक प्रकार से फ्री वर्स है। इसमें कोई आपका रेगुलर मीटर और रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। ओके। एंजाममेंट भी है इसमें, एंजाममेंट है। ये आपको पहले हमने समझ लिया, डिस्कस कर लिया। एंजाममेंट क्या है कि कुछ पोयम्स की जो लाइन्स है या इस पोयम की कुछ लाइन्स है, जैसे पहली लाइन को ही देखो आप, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। यहाँ आपकी फोर्थ लाइन को देखो, कोई पंक्चुएशन नहीं है। ऐसे देयर आर सो मेनी लाइन्स। तो ऐसा हो फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, यदि अगली लाइन पे जाके तो एंजाममेंट होता है और इस पोयम में हमारा मिलेगा। राइट। अब यदि इसकी और बात करें तो ये क्या है? इसकी अप्रोच क्या है? अप्रोच, अप्रोच जो है इसकी सटायरिकल है। सटायरिकल, सटायरिकल और एक सटल आयरनी में है ये, सटल आयरनी। लेकिन इसका जो आपका स्ट्रीम है, आपका थॉट का जो स्ट्रीम है वो क्या है? फिलोसॉफिक है। फिलोसॉफिक।
फिलोसॉफिक है, समझ गए आप। एक बड़ा इंटेलेक्चुअल आइडिया है। ओके, इमेजेस का प्रयोग किया, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, आपका जैसे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का प्रयोग है, मीन्स पैराडॉक्स का प्रयोग है, ऐसे स्ट्रक्चरल इसमें बहुत सारा। दूसरा इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी, पीछे क्वेश्चंस भी दिए हैं, एक आर्केइक वर्ड्स है इसमें, आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक वर्ड्स। और आर्केइक वर्ड्स इसमें आपको सूची बता रखी है कि 17th सेंचुरी डन बिलोंग, जिस सेंचुरी को कभी बिलोंग करता, उसमें एक ट्रेंड था कि कुछ वर्ड्स के पीछे जैसे आपका ई लगाना या कुछ लेटर्स को डबल कर देना, जैसे एन को डबल करना या ड्रॉप करना, ये इस तरह का पैटर्न था। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी किया है इसमें पीछे। ओके, अब आप यहां बात करो कि इस पोयम की थीम क्या है। यदि हम बात करें थीम क्या है, तो थीम तो बच्चों लव है। लव क्या है, और एक प्रकार से क्या कहा जाए कि जैसे लव कौन सा, एक प्रकार से आप ये भी कह दो है ना, ट्रू लव है। कौन सा लव है? ट्रू लव। आपका पोइट ने अपने विचार को, और एक और चीज हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस पोयम के मामले में ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं इंफॉर्मेटिव देखेंगे तो इसके मामले में ये कहा गया, देर आर 30 लाइन्स एंड 3 स्टेंजाज, ईच स्टेंजा रन्स इन 10 लाइन्स। ओके, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड है, बहुत सी बार हमारे जो सेंसर्स और जो हमारी कमिटीज होती है एजुकेशन की, उसमें ऐसा होता था कि जैसे बच्चों के लेवल का, जैसे आपका 12th स्कूल लेवल है, तो कुछ लाइन्स यदि उनको सूट नहीं करती या उनके लेवल की नहीं, तो ड्रॉप कर दी जाती है। तो इसमें आपके 26 लाइन्स है, और उसमें बात करने का प्रयास किया कैसी है, थीमेटिकली लव पोएम है, नॉट ओनली लव पोएम बट ट्रू लव यहाँ इंटेलेक्चुअली डिस्कस्ड हियर। ओके, अब इसकी फॉर्म की बात करें, मान लो कि फॉर्म क्या है, तो इसकी डायलॉग, डायलॉग फॉर्म है बच्चों। डायलॉग फॉर्म को आप ये भी कह सकते हैं कन्वर्सेशनल। क्या है ये? कन्वर्सेशनल है। अब जब ये डायलॉग फॉर्म में आया तो फिर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि बिटवीन होम, आपका जो डायलॉग है ये किसके बीच में है भाई? तो ये डायलॉग आपका, ये आपका पोइट है। ये कौन है? पोइट। और ये पोइट की यानी बिलविड, ये तो आपका पोइट है, पोइट। और ये कौन है? बिलविड है, पोइट की बिलविड है। अब बिलविड कौन है, याद है आपको? बिलविड का नाम है एन मोर। ओके, एन मोर उसका नाम है। और पोइट तो डन है ही सही। इन दोनों के बीच में डायलॉग है, कन्वर्सेशन है। ओके, अब यहां चूंकि एक घटना और है जिसको आप इसमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन पोइट्री को पढ़ने के लिए आई जनरली एडवाइज यू दैट अराउंड सराउंड बैकग्राउंड वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल, बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें एक है कि आपका 1601 टू 1602 एक ऐसा काल, ऐसा पीरियड रहा जिसमें डन को जैसे चूंकि जेल हो गई थी और वहां से जब आया था, तो इनका जो प्रेम है, बिल्कुल कभी ये सोचना, कभी ये सोचना, एक प्रकार से प्यार में एनमूर भी नॉट क्लियर, तो उसको वो एड्रेस करके बात कर रहा है। ओके, अब मैं आपको लाइन टू लाइन ले रहा हूं और जल्दी से आप फॉलो करें। स्टैंड स्टिल मोशनलेस विदाउट एनी मूवमेंट, खड़ी रहो। पोइट एड्रेसेस टू हिज बिलविड, कवि उसकी प्रेयसी को संबोधित करके कह रहा है, खड़ी हो जाओ
देयर शुड बी नो मूवमेंट। अब यहां ये जो मूवमेंट है बारीकी से देखेंगे आप, ये प्रोबेबली नॉट फिजिकल मूवमेंट बट इंटेलेक्चुअल और आपका जो है एट माइंड। क्या कह रहा है? एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, मैं तुम्हें पढ़ूंगा, मीन्स दूंगा, मीन्स इंटरप्रेट बताऊंगा क्या? लव। लेक्चर किस पे दूंगा? लव पर, लव पर, अबाउट लव। आई जस्ट गोइंग टू डिलीवर a speech on the concept of love and in love's philosophy. Love philosophy, what's love philosophy? What at a higher, okay, range? What does mean love and what's true love? Okay, and what true lovers probably poet says he is going to interpret the philosophy, and you know the philosophy means the broad study. Okay, on the basis of a broad study here, you know, metaphysical poetry runs in conceit, far-fetched ideology. Here poet gives three stages. कवि ने लव की 3 स्टेजेस दी है और बड़ा ही कंसीट और फार फेच्ड आइडिया के साथ कवि बात कर रहा है। क्या 3 स्टेजेस दिए? एक दिया है मॉर्निंग, एक दिया है नून और एक दिया है इवनिंग। ये 3 कंसेप्ट के द्वारा कवि अपनी बात को, अपने इंटेलेक्चुअल आइडिया को बताना चाहता है। और क्या कहा आप देखिए, मॉर्निंग में जिस तरह से हमारी परछाई लंबी होती है, अब यहां मॉर्निंग क्या है? सिंबल है। सिंबॉलिकली पोइट वांट्स टू से हियर इन द अर्ली, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, प्यार में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ये वो इसमें बात कर रहा है। जैसे लंबी परछाई होती है, अलग अलग परछाई होता है, अलग अलग हमारे विचार होते हैं, दुनिया को दिखाई देती है। अब ये साइंटिफिक आइडिया है, साइंटिफिक थॉट है, जिसको क्या कर रहा है, इधर ब्रीज्ड साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्चुअल अप्रोच हैज बीन ब्रीज्ड इन द फिलोसफी ऑफ लव। इस प्यार के सिद्धांत के साथ उसको पिरो के कवि बात कर रहा है। और क्या कह रहा है देखो, दूसरा है नून। नून में क्या बताने का प्रयास किया? मैं लाइंस को बहुत स्पीडली पढ़ूंगा जो आपको समझ आ जाएगा कि जिस तरह से दोपहर के समय सूरज हमारे सिर पे होता है और परछाइयां हमारी पैरों के नीचे आ जाती है, मीन्स बहुत शॉर्टेंड हो जाती है, छोटी हो जाती है। दैट मीन्स मेच्योरिटी इन लव, मेच्योरिटी इन लव। और इसी तरह से फिर कहा इवनिंग। इवनिंग में फिर परछाइयां, सूरज ढलने लगता है और परछाइयां लंबी बढ़ने लगती है। तो यदि प्यार सच्चा नहीं है, एक दूसरे के प्रति ट्रुथनेस नहीं है, तो फिर वो प्यार डगमगा जाता है और ऐसा प्यार प्यार नहीं है। ये अपनी प्रेयसी के माध्यम से यूनिवर्सल अप्लाई कर सकते हैं इसको। पर्सनल लव, द concept of personal love is to be applied universally, and here poet says these 3 hours, ये 3 घंटे जो हमने बिताए, क्या? that we have spent, हमने जो बिताए walking here, they both were at a place, certain place probably, and there they have spent 3 hours together। दोनों ने एक साथ बिताए, उसको मेंशन कर रहा है। 2 shadows went, क्या बनी? along with us, 2 परछाइयां हमारे साथ चली, 2 परछाइयां हमारी बनी। which we ourselves produced, जो हमने स्वयं बनाई। अब यहां ये सिंबॉलिकल चल रहा है भाई बच्चों। क्या कह रहा है? उस इमेज के माध्यम से शेडो, शेडो सिंबल है किसका? जैसे अंधकार का, जैसे कंफ्यूजन्स का, जैसे ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी समस्याएं प्यार में प्रारंभ में आती है, ये हमारे ही कारण से हैं।
आप बैकग्राउंड में यदि चलेंगे तो आपको किस तरह से एन मूर के फादर ने नाराज होकर इसे जेल भिजवा दिया था, और उस समय ये स्वयं भी बड़ी कंफ्यूज थी। यहाँ एक प्रकार से है कि वो कंसोल कर रहा है, उसे रियल नेचर ऑफ द रियल नाउ बता रहा है। क्या कह रहा है? विच आवर सेज प्रोड्यूस्ड बट नाउ, लेकिन अब द सन। यहाँ देखो सन की स्पेलिंग आपको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, SUNNE। ये क्या है? आर के इक्वल इज जस्ट अबव आवर हेड, जस्ट अबव आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर। इसका मतलब है सूरज बिल्कुल मध्य में है, मीन्स आफ्टरनून, दोपहर है, नून का समय है। वी डू, ये देखो डू वापिस आपका आर के, दोज शेडोज ट्रीट। और ट्रीट मीन्स क्या होता है बच्चों? कुचल देना, उसके ऊपर से निकल जाना, मीन्स हमारे पैरों के नीचे है, बिल्कुल शॉर्टेंड है। दोपहर के समय प्यार कैसा? क्लियर। एंड टू ब्रेव, क्लियरनेस। क्या होगा? टू ब्रेव से मतलब है बीइंग एनकरेजियस। क्लियरनेस मीन्स एट द मैच्योरिटी, इन द मैच्योर्ड टाइम they have clear, all things are reduced। और all things किसके लिए कहा गया? all things from the world about love। तो वो सब क्या है? क्लियर है। मीन्स दोपहर किसका प्रतीक है? मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी इन लव। और जब प्यार में पहले दुनिया के द्वारा जितने भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और जितनी भी बातें हैं वो सब क्लियर है। अब कह रहा है सो वाइल्स्ट अर इन्फेंट लव्स। आप देखो इन्फेंट लव्स, इन्फेंट लव से मतलब है अर्ली लव। इन्फेंट लव से क्या मतलब है बच्चों? अर्ली लव। डिड ग्रो, प्यार जो हमारा प्रारंभ में बढ़ा। यहाँ ग्रो क्या है? ये पर्सोनिफाइड कर दिया है किसको? लव को। लव हैज बीन पर्सोनिफाइड। disguises, disguises did, and shadows flow। क्या कह रहा? फ्रॉम अस। डिसगाइजेस से मतलब है प्रारंभ में जब प्यार होता है तो हम क्या करते हैं? ड्यू टू द बर्डन और ड्यू टू द फियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनियादारी से डरकर हम उसे क्या करते हैं? डिसगाइज करते हैं, छिपाने का प्रयास करते हैं। एंड अर केयर्स, और हमारी चिंताएं। बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। से मतलब है नोन एंड अर शेडोज आर अंडर अर फीट, मीन्स वी हैव ट्रेडेड। और मीन्स क्या कह रहा है कवि? अब ऐसा नहीं है। से मतलब नाउ वी आर मैच्योर्ड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट लव हैथ not attained the highest degree, which is still diligent lest others see। अब ये कहा कि वो प्यार जो दूसरों की वजह से अब भी कठिन, डिलीजेंट से मतलब है हार्ड वर्क, मीन्स अभी भी जद्दोजहद में, मीन्स टू प्रूव, टू एस्टैब्लिश। तो इसका मतलब है वो प्यार प्यार नहीं है, वो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पोजीशन मीन्स एब्सोल्यूट स्टेज। इसको आप क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। और पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं मिली से मतलब है उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है। यहां देखो आप, जल्दी पढ़ रहा हूं मैं अब। एक्सेप्ट अर लव्स एट दिस नून स्टे, we shall new shadows make the other way। अब आप देखो हमारी नून के बाद मीन्स इवनिंग, फिर हमारी नई परछाइयां बनती है। एज द फर्स्ट वर मेड, एज द फर्स्ट वर मेड मीन्स इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में जैसे बनी। टू ब्लाइंड, टू ब्लाइंड। फिर क्या कहा? others, these which come behind।
या पहली बात तो ये जैसे ब्लाइंड और बिहाइंड जो वर्ड है ये आपका आरके के लिस्ट में है, और यहाँ क्या कह रहा है उसी तरह से फिर हमारी नून, पोस्ट नून क्या होगा, फिर वापस हमारी जो परछाइयां हैं फिर से बढ़ने लगी, इसका मतलब है जैसे प्रारंभ में बढ़ी फिर नून के समय बिल्कुल शॉर्ट हो गई फिर बढ़ेगी, एंड विल वर्क अपॉन ourselves एंड ब्लाइंड आवर आईज। ये हमें क्या करेगी यदि ऐसा है तो ब्लाइंड आवर आई से मतलब है कंफ्यूज करेगी। इफ और लव फेंट, बहुत प्यारी बात कही है बच्चों, यदि हमारा प्यार, फेंट से मतलब है हल्का पड़ जाता है, एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, वेस्ट वार्डली डिक्लाइन से मतलब है जैसे शाम के समय सूर्य उत्तरार्ध को जाता है, सूर्य सनसेटिंग पीरियड जो होता है उस समय फिर क्या होता है, देखिए साइंटिफिक है, फिर मानव की परछाई बड़ी होने लगती है। तो फिर क्या हुआ, यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड अर आइज वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, कम हो जाएगा। टू मी दाऊ यहां बता रहा मेरे लिए तुम, फाल्सली झूठी, दाइन हो जाओगी यदि ऐसा होगा तो तुम मेरे लिए, एंड आई टू दी और मैं तुम्हारे लिए, माइन एक्शंस शेल डिसगाइज और मेरा एक्शन से प्यार में जो मेरी माई डिवोशन ये सब क्या होगा, ये झूठा साबित हो जाएगा। द मॉर्निंग शेडोज were away, but these ध्यान से ग्रो ऑल द डे। अब मॉर्निंग शेडोज वर अवे, सुबह की जो परछाइयां, बार बार यही आपका रिपीट हो रहा है क्योंकि सिंबॉलिकल बात कर रहा है शेडोज के माध्यम से। फिर क्या होगा कि बट दीज ग्रो ऑल द डे, अब ये सारे दिन यानी क्या होगी, इस तरह से बढ़ेगी। और यहां क्या है, बट ओ, अब ओ से मतलब है यदि ऐसा है तो पोइट विद ग्रेट एस्टोनिशमेंट स्टार्टल्ड, वो क्या कह रहा है, लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डीके, यदि प्यार इस तरह से कम हो जाता है तो फिर क्या है, वो प्यार कमजोर है, वो प्यार सच्चा डिवोशन, फुल ऑफ डिवोशन नहीं है। ये कह रहा इफ लव डीके, यदि प्रेम इस तरह से जैसे परछाई शाम को बड़ी हो जाती है दोपहर के समय छोटी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, थर्ड अवस्था जो है यदि ऐसी होती है तो प्यार फिर यानी हमारा कम हो जाएगा। ये बात का लास्ट लाइन जो है बच्चों, द हार्ट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का हार्ट है, और जिसमें उसने फिलोसफिकली जो थीम जो सेंटर्ड टू दिस पोएम है उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, लव इज ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, प्यार क्या है, फुल ग्रोइंग कांस्टेंट लाइट। यहां लाइट बाइबल में लाइट किसका, प्रकाश का सिंबल है, प्रतीक है। लाइट किसका, लाइट से मतलब है मीन्स अंडर द सन लव शुड बी वेरी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्लियर बिटवीन लवर एंड बिलव्ड, प्रेमी प्रेमिका के बीच हर चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द ट्रू वन। यारा ना, लव इज ए ग्रोइंग, क्या प्यार तो सतत बढ़ता है, नेवर डिक्लाइन, और या फिर क्या होता है फुल कांस्टेंट लाइट, या फिर फुल कांस्टेंट क्लियर कट होता है, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो फियर ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्या कहा, एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर आपका नून इज नाइट, और फिर क्या,
नून के बाद यदि क्या हो जाती है, नाइट से मतलब ऐसा प्यार इस तरह से अपने आप में क्या, फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, नून के बाद प्यार में फिर क्या डिक्लाइन आ जाता है, डिक्लाइन, प्यार में फिर डिक्लाइन आ जाता है। आपकी इस स्ट्रेंजर लाइंस के माध्यम से जो बात की उसको आप देखो, इसमें बहुत सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं, आर्केइक वर्ड से आपसे पीछे भी क्वेश्चन किया है और हम अब आपके लेवल से इतनी बात कर रहे हैं कि आप यदि बारीकी से इन सबको लेंगे, लिस्ट बनाओ आप, बहुत सारे वर्ड्स है इसमें, ब्लाइंड है, बाइंड है, सन है, डू है, आपके ये सारे शेडोज है, ये आर्केइक वर्ड्स है। पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है, क्या, शेडो को जो क्या है पर्सोनिफाइड और मेटाफर किया, आपके एलिट्रेशन प्रयोग हुआ, ये आपको सीधा दिख रहा, और जगह भी आप देख सकते हैं। तो सो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप समझ रहे हैं ना। हम आपको बिल्कुल 100% क्या डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, लर्न लिटरेचर इटसेल्फ एन आर्ट एंड यू शुड ट्राई टू हैव दिस आर्ट। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा, एवरीथिंग इज क्लियर, इट विल बी हेल्पफुल, मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।